हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम है आप सभी का। स्वागत है ड्रीम क्लासेस में। और चलिए, आज से हम इंडियन पॉलिटी की शुरुआत कर रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से इंतज़ार था आपका कि कब राहुल सर इंडियन पॉलिटी, इंडियन हिस्ट्री और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हम आपके लिए लेकर आए। तो आज से हम लोग पढ़ने वाले हैं इंडियन पॉलिटी, एकदम संपूर्ण निचोड़, बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, तो आज से हम डिस्कस करेंगे कि किस तरह से ब्रिटिश क्राउन, ईस्ट इंडिया कंपनी जिसको हम कहते हैं, किस तरह से भारत में उनका आगमन हुआ। क्योंकि भारतीय संविधान की निर्माण तो उन्हीं के द्वारा की गई थी ना। जैसे हमें तो आज़ादी के बाद हमारा संविधान बना, 26 नवंबर 1949 को हमारे संविधान को अंगीकृत किया गया और 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया आम जनता के लिए। ये तो कहानी थी भाई आज़ादी के बाद की, लेकिन हमें आज़ादी से पहले भी हमारे संविधान को बनाने में एक लंबा समय लगा और चीज़ों को व्यवस्थित करने में, और इसमें बहुत बड़ी भूमिका थी ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए या अंग्रेज कहिए या ब्रिटिश क्राउन कहिए, दोनों तीनों एक ही चीज़ है। तो हम बिल्कुल एकदम पास्ट में चलेंगे, थोड़ा सा इतिहास का कुछ पन्ना उल्टेंगे कि भाई किस तरह से हमारे संविधान को, हमारे भारत देश को जो है एक व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया गया, किस तरह से चीज़ों को बनाया गया, मतलब किस तरह से भारतीय संविधान का निर्माण किया गया, वो भी ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। फिर भारतीयों ने अपना खुद का एक संविधान बनाया जब उन्हें आज़ादी मिली तब। तो हम थोड़ा सा इतिहास के कुछ पन्नों को खगोलेंगे और अच्छे से इंडियन पॉलिटी को सीखेंगे। फर्स्ट क्लास में आपको ऐसा फील होगा कि सर पता नहीं चल रहा है कि पॉलिटी पढ़ा रहे हैं कि हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन जैसे ही दूसरा और तीसरा क्लास जब आपका होगा, तब आपको एक फील होगा, अंदर से लगेगा कि हाँ सर पॉलिटी ही पढ़ा रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। साथ ही साथ जैसे जैसे टॉपिक कवर होते चलेगा, वैसे वैसे हम आपको एमसीक्यूज देते रहेंगे। टेलीग्राम पे आपने जो कोर्स परचेज किया है उसके अंदर, या फिर यूट्यूब के माध्यम से आपको एक बेहतर से बेहतर कंटेंट प्रोवाइड करेंगे। और हाँ, इंडियन पॉलिटी हम काफ़ी अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। बस इंतजार है कि भाई आप धैर्य और संयम से हमारे कंटेंट को समझें और पढ़ें। चलिए, बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मैं राहुल सर आप सभी का आज पहले और स्पेशल क्लास में स्वागत करता हूं इंडियन पॉलिटी का। शुरुआत हमने की है इंडियन पॉलिटी, लेकिन आज हम थोड़ा सा इतिहास के पन्नों को खगोलेंगे और इतिहास के बारे में जानेंगे कि किस तरह से, ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि सन 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई थी और 1600 के बाद कुछ ही समय जब अकबर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई थी व्यापार के लिए, बट अकबर ने उन्हें मना कर दिया था। लेकिन अकबर का बेटा जो होता है, और जहांगीर, जिसको हम लोग सलीम बोलते हैं। अच्छा, ये पॉलिटी की क्लास है, छोटे छोटे अगर मिस्टेक्स हो तो बिल्कुल इग्नोर करके चलिएगा, ठीक है। तो सलीम के द्वारा जब अफीम की खेती का प्रोत्साहन दिया गया, मतलब लोभ दिया गया, प्रलोभन इसको कहते हैं हम लोग, तब उसने भारत में व्यापार करने के लिए अधिकार, आई मीन जो भी है, हस्ताक्षर कर दिया और ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने लगी। ये 1600 के बाद की बात है। लेकिन हम जो है वो डिस्कस करेंगे, यहां देखिए, 1757 की पलासी की लड़ाई, 1760 का वंडीवास का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। देखिएगा, हमने लिखा है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया, कि भाई भारत के संविधान को तो बनाया तो गया था, लेकिन पहले किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। उसी को हम कहेंगे ब्रिटिश क्राउन कहेंगे। वही ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो एक नया स्वरूप लेती है अपने आप का। तो सवाल है कि सर कुछ इतिहास के बारे में बताइए कि किस तरह से भारत में ब्रिटिश क्राउन के द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। तो देखिएगा, इतिहास में 3 युद्ध हुआ था। एक 1757 की पलासी की लड़ाई, नाम सुना होगा, रॉबर्ट क्लाइव तथा सिराजुद्दौला के बीच, जिसमें सिराजुद्दौला का एक सेनापति था जिसको हम कहते हैं मीर जाफर। उसकी धोखाधड़ी की वजह से 1757 की पलासी की लड़ाई बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला हार गए और रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है, जो अंग्रेजी सेनापति था, ठीक है, और उसने विजय प्राप्त किया। और जैसे ही बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुई, उनका जो एक करीबी सेनापति, जिस कहिएगा सर हिस्ट्री पढ़ा रहे, नहीं पॉलिटी है, थोड़ा समय दीजिए हमें, ठीक है। तो बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, उनका जो एक सेनापति था जिनका नाम था मीर जाफर, वो जो है वो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाकर मिल गया, ठीक है। तो इस युद्ध में 1757 की पलासी की लड़ाई में बंगाल के नवाब की सिराजुद्दौला की हार हुई और जीता कौन? रॉबर्ट क्लाइव। जब रॉबर्ट क्लाइव जीता, अब आपके मन में एक और विचार चल रहा होगा, सर ये इतिहास की लड़ाइयां और इंडियन पॉलिटी का क्या संबंध है? जब 10 मिनट आप हमारे लेक्चर को सुनेंगे ना, तो अपने आप समझ में आ जाएगा कि क्या संबंध है। तो पहली लड़ाई तो भाई रॉबर्ट क्लाइव जीत गया
सिराजुद्दौला हार गए, तो सिराजुद्दौला के हारने के बाद उसके सेनापति मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया। क्यों? क्योंकि मीर जाफर ने अंग्रेजों की मदद की थी। पहली लड़ाई तो इस तरह से हुआ। मीर जाफर अब अंग्रेजों की के अंतर्गत था, क्योंकि जीता तो भाई रॉबर्ट क्लाइव था ना, तो मीर जाफर गद्दी पर बैठा, तो मीर जाफर को जो है वो इतिहास में अंग्रेजों की कठपुतली माना जाता है। फिर मीर जाफर ने भी कुछ क्या कर दिया कि भाई विद्रोह कर दिया, तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को गद्दी से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। फिर आपने सुना होगा कि 1760 में एक युद्ध हुआ, यहां देखिए 1760 में वंडीवास का युद्ध। 1760 के वंडीवास के युद्ध का सबसे प्रमुख कारण था फ्रांसीसियों को हटाना। जी हाँ, तो 1760 में वंडीवास का युद्ध हुआ, उसमें भी अंग्रेज विजयी हुआ। और सबसे लास्ट में जब मीर कासिम गद्दी पर बैठा, जब आपने सुना होगा कि मीर कासिम एक ऐसा शासक था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। मुंगेर बिहार का बहुत ही अभिन्न अंग माना जाता है, बहुत बढ़िया, बहुत ही स्पेशल एरिया माना जाता है। तो उसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहां ला दी? मुंगेर ला दी। तो वो पहला शासक जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर। देखो, पहले सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद जब 1760 का वंडीवास युद्ध हुआ, उसके बाद जो है मीर जाफर के बाद मीर कासिम आया। और मीर कासिम ने भी, ये एक बहुत ही चालाक शासक था, योग्य शासक था, इसने क्या कर दिया, इसने भी अंग्रेजों के खिलाफ षड्यंत्र रचकर विद्रोह कर दिया। तो 1764 में हुआ बक्सर का युद्ध। देखिए, अंग्रेज शासन अंग्रेज व्यापार करने इंडिया कब पहुंचे? 1600। 1600 के बाद, ऐसे तो 1608 में कोठी की स्थापना की गई, 1600 से 1757 तक अंग्रेज सिर्फ और सिर्फ भारत में व्यापार कर रहे थे। हमारी बातों को अच्छे से समझिए। 1600 से 1757 तक अंग्रेज भारत में, या अंग्रेज कहिए या ईस्ट इंडिया कंपनी कहिए या ब्रिटिश क्राउन कहिए, तीनों एक ही चीज है, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। तो 1600 से 1757 तक सिर्फ व्यापार हुआ। 1757 से लेकर 1764 तक, ठीक है, 1757 से लेकर 1764 तक, ठीक है, क्या हुआ कि भाई पीछे से शासन किया गया। ठीक है, पीछे से शासन। पीछे से शासन कैसे? कि भाई आगे गद्दी पर या तो बंगाल के नवाब को बैठा देता था, ठीक है, या जैसे पहले सिराजुद्दौला के हटने के बाद मीर जाफर, मीर जाफर के बाद मीर कासिम, मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर को गद्दी पर बैठाया गया था। तो ये प्रक्रिया चलते रहा, और ये प्रक्रिया 1757 से 1764। लेकिन 1764 में एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ, और इस युद्ध का बहुत आपने नाम भी सुना होगा, 1764 का बक्सर का युद्ध। ये युद्ध अंग्रेज एक तरफ थे, उसके सेनापति हेक्टर मुनरो, और एक तरफ अवध के नवाब सुजाउद्दौला। सिराजुद्दौला ने अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ठीक है, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और मीर कासिम, ये तीनों एक तरफ थे और अंग्रेज एक तरफ। हेक्टर मुनरो की चालाकी और योग्यता की वजह से ये 1764 का बक्सर का युद्ध भारतीयों को, या सीधे सीधे कहिए अंग्रेजों को जीत मिली और इन लोगों को हार मिली। तो 1757 से 1764 की घटना को एकदम क्लियर समझिए। 1757 पलासी की लड़ाई, पलासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला की हार हुई, रॉबर्ट क्लाइव जीता। रॉबर्ट क्लाइव को जिताने का सबसे प्रमुख श्रेय मीर जाफर को जाता है, इसलिए मीर जाफर तुरंत गद्दी पर बैठा, जो सिराजुद्दौला का सिराजुद्दौला का सेनापति था। मीर जाफर रॉबर्ट क्लाइव या अंग्रेजों का कठपुतली था। कुछ दिन गद्दी पर रहने के बाद इसकी अयोग्य नीतियों की वजह से, या ये भी कुरफात एक होता है ना, चालाकियों की वजह से अंग्रेजों ने इसको गद्दी पर से हटाकर मीर कासिम को गद्दी पर बैठाया। मीर कासिम वो पहला शासक था जिसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से हटाकर सीधे मुंगेर कर दी। अब मुंगेर करने से क्या हुआ? बंगाल, देखो पहले बंगाल तो एक बहुत बड़ा प्रांत था ना, पहले बंगाल तो एक बहुत बड़ा आधिपत्य था, समझिए आधा हिंदुस्तान था बंगाल। अब तो बंगाल छोटे छोटे टुकड़ों में बट गया है, बिहार भी बंगाल में ही था, झारखंड भी बंगाल में था, उड़ीसा, तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य था बंगाल, समझिए वो आधा हिंदुस्तान था, व्यापार का सबसे बड़ा सोर्स था, स्रोत था। तो हुआ क्या ना कि भाई पहले मुर्शिदाबाद थी राजधानी, तो अंग्रेजों को कुछ भी काम होता था नवाब से मिलना, मुर्शिदाबाद गए। अब उसने राजधानी कंट्रोल, पूरा कंट्रोल मुंगेर कर दिया, जो मुंगेर एकदम बिल्कुल बिहार के एरिया में पड़ता है, अभी बिहार में ये मुंगेर। तो ऐसा करने से कि भाई एक षड्यंत्र छिड़ गया, कि युद्ध छिड़ गया। युद्ध में क्या हुआ कि फाइनली एक बहुत ही भयानक युद्ध हुआ 1764 का बक्सर। ऑलरेडी हमने आपको बता दिया कि इस युद्ध में भी अंग्रेजों की विजय हुई। तो 1757, 1760 और 1764 इस तीनों युद्ध के
खत्म होने के बाद, इन तीनों युद्ध के जीतने के बाद अंग्रेजों ने कहा कि अब हम पीछे से शासन नहीं करेंगे, अब हम आगे से बढ़कर, तो यहां से ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार करने का अधिकार नहीं, ईस्ट इंडिया कंपनी का जो शासन करने का अधिकार था, क्योंकि 1757 से 64 तक ईस्ट इंडिया कंपनी, जी हाँ, ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश सरकार के तरफ से शासन कर रही थी भारत पर, लेकिन 1764 में ब्रिटिश क्राउन ने अपना सारा अधिकार अपने हाथ में लिया। बोलो तुम रहने दो, तुम सिर्फ व्यापार के लिए आए हो इंडिया में, क्योंकि उसमें कुल 217 साझेदार थे और बहुत देशों का एक मिश्रण था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कहा गया कि रहने दो भाई, तुम व्यापार करने के लिए आए हो, व्यापार करो, शासन हम कर लेंगे। तो 1764 से 1757 से 64 तक भारत पर शासन ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल था, लेकिन 1764 के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में सिर्फ व्यापार के लिए छोड़ा गया, कोई काम नहीं। शासन कौन करेगा? ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सरकार कहिए या ब्रिटिश क्राउन कहिए। तो मैं आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, अब देखिए क्या हुआ, अब आपको समझ में आ गया, अच्छा ये बात था। तब सर ने हिस्ट्री को थोड़ा सा मतलब खास माना। फिर क्या हुआ, जब 1764 में तीनों युद्ध खत्म हो गया, 1757 प्लासी, 1760 वंडीवास, 1764 बक्सर, तो अब अंग्रेजों ने कहा कि चलो भाई अब तो हमें आजादी मिल गई, मतलब अब तो हम भारतीयों के ऊपर एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। तब उसने नई नई रणनीति बनाना शुरू किया, नए नए अधिनियम पारित करना शुरू किया, नए नए एक्ट का निर्माण करना शुरू किया, रूल और रेगुलेशन लगाए गए, क्षेत्रों में बांटा गया। तो उसके लिए चाहिए एक संविधान। तब अंग्रेजों ने कहा कि हम अधिनियम बनाएंगे और उस अधिनियम के तहत सभी भारतीयों को पालन करना पड़ेगा। और इसी के कारण 1764 के बक्सर युद्ध के जीतने के बाद सन 1773 ईस्वी में, जी हाँ, सन 1773 ईस्वी में 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट को पारित किया गया और यह पहला अधिनियम था। और यहीं से 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट जो है भारतीय संविधान के निर्माण की सीढ़ियां बनी और धीरे धीरे 1947 तक हम जो है वो अंग्रेजों के गुलाम रहे। और इसके अंतर्गत क्या क्या काम हुआ, अंग्रेजों ने क्या क्या किया भारतीयों के साथ, किस अधिनियम में किस बात का जिक्र हुआ है, आज हम डिस्कस करने वाले। आई होप कि अब समझ में आया होगा कि सर ये पॉलिटी है, हिस्ट्री नहीं है। और हाँ, एकदम संपूर्ण निचोड़ पढ़ाने का तरीका, पहले लेक्चर थोड़ा सा समझाएंगे, लेक्चर के थ्रू कोशिश करेंगे कि भाई चीजों को समझाएं, उसके बाद एमसीक्यूज हम आपको देंगे। लाइक करना, शेयर करना, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक शेयर करना, ये आपकी जिम्मेदारी है। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे हम आपके लिए उतनी अच्छी अच्छी वीडियो बनाएंगे जो आप अगर एक छोटे लेवल का भी एग्जाम दे रहे हैं तो हमारी वीडियो देखिए, लेक्चर। अगर आप एक बड़े लेवल का भी एग्जाम दे रहे हैं ना, पीसीएस वगैरह हो, सीजीएल हो, कोई दिक्कत नहीं है, उस लेवल का कंटेंट हम प्रोवाइड करेंगे। क्लियर है भाई? एकदम एक बेहतर कॉन्सेप्ट आपको मिल रहा होगा फिलहाल इतने देर में। चलिए अब हम इसके ऊपर थोड़ा सा डिस्कस कर ले। तो यहां पर देखिएगा, हमने लिखा है माय डियर स्टूडेंट कि 1757 के पलासी की लड़ाई, 1760 के बंडी वास्कई, कहिए सर कान में दर्द हो गया ये तीन का नाम सुनते सुनते। 1764 के बक्सर युद्ध के जीतने के बाद, ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जीतने के बाद पूरे भारत पर या कहिए पूरे बंगाल पर, क्योंकि वो अभी पूरा बंगाल ही कवर हुआ था, ठीक है, पूरे भारत के जगह अगर हम कहें कि पूरे बंगाल पर ब्रिटिश सरकार या ब्रिटिश क्राउन हम कह सकते हैं, ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। तो सिंपल सी बात है कि 1757 से लेकर 1764 तक जो अधिकार था वो ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था, वो भी पीछे से कैसे, आगे से बंगाल के नवाबों को बैठाया जाता था और कंट्रोल हम, कि भाई गद्दी पर तुम बैठो लेकिन चलाएंगे तुम्हारा सब कुछ हम, तो वो हुआ पीछे से अधिकार। 1757 से 64, 1764 में जो इतना बड़ा विद्रोह छेड़ा गया ना, तब अंग्रेजों को लगा, ब्रिटिश क्राउन को लगा कि कहीं भारतीय हमें रौंद ना दे, इसलिए अपनी सत्ता या हिंदुस्तान की सत्ता जो है वो अंग्रेजों के, ऐसे कहेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकालकर अपने हाथों में ले लिया कि नहीं हमें चलाने दो, तुम व्यापार करने के लिए आए थे 1600 ईस्वी में, व्यापार करो, चला हम लेंगे। तो यहां पर देखिएगा कि हमने कुछ पॉइंट को एकदम अच्छे तरीके से समझाया है, उम्मीद है कि आप सीखेंगे। पहला पॉइंट तो समझ ही चुके हैं, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है कि तीन युद्ध जीतने के बाद भारत सरकार जो ऐसे पूरे बंगाल पर कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार का या ब्रिटिश क्राउन का अधिकार हो गया। दूसरा हमने लिखा कि 1764 के बाद ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर शासन करने के अधिकार को छीन लिया और खुद ब्रिटिश सरकार शासन करने लगी। ये मैंने आपको बात बोला कि 1764 का जो बक्सर युद्ध हुआ उसके बाद ब्रिटिश क्राउन ने कहा
कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी को रहने दीजिए, वो व्यापार करने के लिए आए, व्यापार ही करेगा, शासन हम कर लेंगे। चलिए यहां पर देखिएगा, हमने लिखा है कि 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने सरकार को चलाने के लिए, अपने शासन को चलाने के लिए, सरकार के जगह लिख सकते हैं कि अपने शासन और अधिनियम और अपने रूल और रेगुलेशन को चलाने के लिए समय समय पर काफी सारे अधिनियम पारित किए जो भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। देखो, हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ खोया भी है और हमने अंग्रेजों से बहुत कुछ पाया भी। जैसे भारत में रेलवे का निर्माण किया गया सन 1853 में, 1853 में। तो क्या लग रहा है कि आपको आपके आने जाने के लिए किया गया ना, वो भाई भारत के सामान को ढोकर इंग्लैंड तक ले जाए, इसलिए उसने रेलवे का निर्माण किया। बंबई से थाने तक 34 किलोमीटर चलाया गया था। तो वो आपके लिए नहीं कि आपको दिल्ली जाना है, पटना, कुछ नहीं, वो अपने काम के लिए किया था। समझ रहे हैं ना? तो 1764 के बक्सर युद्ध के बाद ब्रिटिश क्राउन ने अपने शासन को चलाने के लिए समय समय पर काफी सारे एक्ट को पारित किया और ये भारतीय संविधान की सीढ़ियां बनी। यहां तक सब लोग क्लियर है? एक बार हाँ या ना में जवाब दीजिए। सबको आ रहा है? लग रहा है कि भाई एकदम लग रहा है कि गणित जैसे सर पढ़ाते थे राहुल सर, आज पॉलिटी भी बड़ा खतरनाक तरीके से। अपना फीडबैक अपने कमेंट बॉक्स में जरूर करके दीजिएगा हमें कि कैसा लगा आपको हमारा कंटेंट, क्योंकि देखिए आपके फीडबैक की वजह से ना हमें एक मोटिवेशन मिलता है और ये मोटिवेशन आपके लिए भी काम आएगा और हमारे लिए भी काम आएगा। तो सबसे पहले अभी हम पढ़ेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ये एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस एक्ट के बारे में चर्चा करें। अंग्रेजों ने या ब्रिटिश क्राउन ने भारतीयों के ऊपर या भारतीय साम्राज्य के ऊपर जो नियम लगाने के अनुसार एक सबसे पहला एक्ट लगाया, वो उस एक्ट का नाम पड़ा 1773 का रेगुलेटिंग। आइए इस एक्ट के बारे में जानते हैं। इसमें कहा गया था, देखिए समझिए इस चीज को, जैसे सिंपल समझिए, जैसे मान लीजिए कि आपका बिजनेस छोटा है, एकदम इतू सा, तो उतना ही दिमाग लगाइएगा। मान लीजिए बिजनेस बड़ा हो गया तो फिर सोचिएगा ना 2-3 वर्कर रख ले। मान लीजिए बिजनेस और बड़ा हो गया तो 10-20 वर्कर रख लेंगे। मान लीजिए बहुत बड़ा बिजनेस, आपका साम्राज्य फैल रहा है, तो कहिएगा ना एक फैक्ट्री वहां डाल देते, एक फैक्ट्री वहां डाल देते, एक फैक्ट्री वहां। तो भाई व्यापार, ब्रिटिश भारत में बिजनेस करने के लिए तो आया था, आपकी सेवा करने थोड़ी आया था। आपको लूट कर ले जाना, आपका व्यापार करना, आपके यहाँ बिजनेस करना, आपसे 10 गुना 20 गुना मुनाफा कमाकर इंग्लैंड ले जाना, यही तो इनका लक्ष्य था। तो इसी चीज को तो हमें सीखना है। तो कहा गया है कि अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने पहले 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट पास। अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सबसे पहले 1773 में, एक प्रश्न एग्जाम में पूछता है, ये हाईलाइटेड टॉपिक है कि 17 रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित हुआ सर? 1773 में। किसके द्वारा? ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। ठीक है, अब सवाल है कि सर इस एक्ट को पारित करने का क्या रीजन है? पहले तो क्लियर समझ लीजिए कि अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने समय अनुसार धीरे धीरे बहुत सारे अधिनियमों को पारित किया, जिसमें सबसे पहला अधिनियम 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इस एक्ट के तहत, यहां सुनिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है जी, ये पीसीएस में पूछा गया क्वेश्चन है, आप उठाकर देख लीजिए। ठीक है, एसएससी में भी ये प्रश्न पूछा गया है कि इस एक्ट के तहत 1773 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। क्या चीज किया गया? सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ठीक है, समझिए इस चीज को। इस एक्ट के तहत सन 1773 ईस्वी में, जी हाँ, सन 1773 ईस्वी में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। जैसे देखिए, जब नियम बनेंगे तो कानून की भी जरूरत पड़ेगी, और जब कानून की जरूरत पड़ेगी तो आपको एक सुप्रीम कोर्ट चाहिए। तो पहले जैसे देखिए, पहले अंग्रेजों ने बंगाल पर अधिकार किया। बंगाल सबसे धनी और सबसे संपन्न क्षेत्र माना जाता था 1818 के दशक में। ठीक है, बंगाल समझिए आधा हिंदुस्तान के बराबर था। जी हाँ, बंगाल का मतलब ही हो गया आधा हिंदुस्तान। तो यहां पर कहा गया कि इस एक्ट के तहत 1773 में बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। ठीक है, और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। अब सवाल है सर, बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर क्यों कहेंगे? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल पे ही अधिकार किया और बंगाल से धीरे 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 अपने एरिया को बढ़ाया। तो जैसे देखिए, हमारा जो पूरा कंट्रोल कहाँ रहता है? केंद्र सरकार, दिल्ली में। तो उनका बंगाल था। जैसे आपको पता है ना कि भारत की पहली राजधानी कहाँ थी? तो भाई कोलकाता थी। अब ना दिल्ली हो गया। ठीक है, तो इस चीज को आप कॉपी में नोट करिए। अच्छा,
जो पहले गवर्नर जनरल थे वो वॉरेन हेस्टिंग्स बने। इस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को, कुछ लोग हेस्टिंग्स पढ़ते बट ऐसा कुछ नहीं है, इस एक्ट के बाद वॉरेन हेस्टिंग्स को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल बनाया गया और 4 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई। प्रश्न पूछा जाएगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, तो कहेंगे सर वॉरेन हेस्टिंग्स। कॉपी में नोट करिए थोड़ा सा जल्दी से कॉपी में नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां तक समझ में आ रहा है? अब देखिएगा यहां पर कहा गया है कि यहां पर हमने कुछ टॉपिक को लिखा है इस तरह से कि 1700, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो हम पढ़ा देंगे ना आपको, दोबारा आपको पॉलिटी पढ़ने की जरूरत। और हाँ, एमसीक्यूज भी तो करवाएंगे, ऐसा थोड़ी कि लेक्चर दे दिए काम खत्म, ऐसा कुछ नहीं। आपको आपके कोर्स के अंदर, जैसे हमने एक लक्ष्य बैच की शुरुआत की है, एप्लीकेशन का नाम है ड्रीम क्लासेस ऑफिशियल। बच्चे उस बैच के थ्रू आप पूरा जीएस कंप्लीट कर सकते हैं, जिसमें हिस्ट्री और पॉलिटी हम पढ़ाएंगे, बाकी रत्नाकर सर पढ़ाएंगे, साइंस वाला एरिया रत्नाकर सर पढ़ाएंगे, ठीक है। जो हमारा बेस्ट एरिया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो कहा गया है कि 1700, ये नोट वाला एरिया देखिएगा, 1773 के रेगुलेटिंग, ये सही से लिखा हुआ नहीं है, रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां, जैसे देखिए कोई भी अधिनियम बनता है, कोई भी कानून बनता है, तो जरूरी नहीं कि वो एक बार बना तो वो एकदम सही होगा। हमने पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ 26 जनवरी 1950 में, जब इसको लागू किया गया, तो सन 1951 में भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया। संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन। तो चीजों को बनाने का मतलब ये नहीं कि वो चीज एकदम एक्चुअल सही होगा, उसमें कुछ खामियां भी होती है, इस कारण से उसमें कुछ संशोधन का मतलब होता है परिवर्तन, चेंज किया जाता है। तो यहां पर कहा गया था कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में कुछ खामियां एवं कुछ गलतियां होने की वजह से सन 1781 में संशोधन किया गया। अब ये पीसीएस में या बड़े लेवल वाले एग्जाम में पूछेगा कि बताओ बेटा कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को जब बनाया गया तो इसमें कुछ संशोधन किया गया, वो कब किया गया? अब बताइए, ये चीज आपके पास पता रहेगा तब नहीं कि सर 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उसके अंदर कुछ खामियां दिखी, जिसका संशोधन सन 1781 ईस्वी में किया गया। ठीक है, यहां तक आप लोग जल्दी से नोट करिए। ये पीडीएफ आपको लक्ष्य बैच में मिल जाएगा 100% गारंटी के साथ, बिल्कुल ठीक है, नहीं संदेह रहिए। तो कॉपी में नोट करिए, थोड़ा सा 10 सेकेंड का हमें भी समय दीजिए, बस 10 सेकेंड में फिर हम शुरू हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, ये 1784 वाला मैं आगे रख दूं स्क्रीन पे, थोड़ा सा आप इसको देखिए, फिर हम इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। अच्छा, ये इतना ही है, कोई बात नहीं, ओनली 10 सेकेंड आप हमें दीजिए, फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं। बहुत बेहतरीन क्लास आज होने वाला है आपका। देखिए यहाँ पे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट खत्म हो गया, इसके अंदर खामियां भी दिखी, हमने बताया भी है। यहाँ पे हमने नोट में लिखवाया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक्ट के, ये गलत लिखा हुआ है, कुछ खामियां एवं कुछ गलतियां होने की वजह से सन 1781 में संशोधन किया। अब जब 1781 में संशोधन हुआ तो एक और एक्ट की स्थापना होगी, 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट। आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट, कहा गया है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। मतलब दोहरे प्रशासन को मतलब कहते हैं दो तरह के प्रशासन की व्यवस्था की। जैसे जिला में भी होता है ना भाई, एक प्रशासन होता है भाई डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एक होता है एसपी, जिसको सिर्फ, हाँ समझ रहे हैं ना इस चीज को, एक सेकेंड, जो आपका डीएम हो गया डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उसको पूरे जिला को देखना होता है, और जो एसपी होता है उसको सिर्फ, जी हाँ, कानूनी क्षेत्रों से मतलब है, बाकी कोई चीज से नहीं है। तो यहां पर जो कहा गया है कि इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की। अब सवाल है कि सर दोहरे प्रशासन की व्यवस्था का मतलब क्या है, वो ये दोहरा प्रशासन क्या है? तो याद रखिएगा, दोहरे प्रशासन का मतलब है दो तरह का प्रशासन। पहला, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी व्यापारिक मामलों के लिए। दूसरा, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, राजनीतिक मामलों के लिए। मतलब इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दो तरह के प्रशासन की व्यवस्था कर दी, यानी जो व्यापारिक मामलों के लिए रहेंगे उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोला जाता है। जैसे आप ही भारतीय संविधान में दो तरह का व्यवस्था किया गया ना, लोकसभा राज्यसभा, राज्य में भी विधानसभा विधान परिषद। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके से चीजों को बंटवारा किया गया।
तो कहा गया है कि इस एक्ट के तहत, सब लोग कॉपी में जरूर नोट करिएगा, वैसे ये पीडीएफ आपके कोर्स के अंदर चला जाएगा। इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर व्यापारिक मामलों के लिए और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर राजनीतिक मामलों के लिए। इसको कॉपी में जरूर नोट करिएगा कि ब्रिटिश क्राउन ने सन 1784 ईस्वी के पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की नींव डाली है, दोहरे प्रशासन की व्यवस्था की स्थापना की। ठीक है, यहां तक एकदम क्लियर है आप सबों का? एकदम लग रहा है मक्खन की तरह। चलिए नेक्स्ट पीडीएफ हम लोग आते हैं और यहां देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, सॉरी हाँ 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और इन दोनों के होने के बाद उससे पहले 1781 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में संशोधन किया गया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे सन 1793 का चार्टर अधिनियम। आइए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि सर 1793 के चार्टर अधिनियम में क्या हुआ। देखिए पॉलिटी की क्लास जो है ना, यहां से आपको 1947 तक जाते जाते आपको 2 से 3 क्लास करना पड़ेगा। उसके बाद आप भारतीय संविधान की असली, भाई किस तरह से भारतीय संविधान सभा की बैठक हुई, किस तरह से स्थापना हुआ, किस तरह से लागू किया गया, ये सारी बातें हम तीसरे चौथे क्लास में। लेकिन याद रखिएगा, जो स्टूडेंट ये 3 क्लास नहीं करेगा उसको चौथा क्लास बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, ये हमारी गारंटी है। हाँ यहां देखिएगा, समझिए। तो कहा गया है 1793 का चार्टर अधिनियम, इसके अंदर कहा गया कि इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया, परंतु व्यापार, भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया एवं चीन एवं पूर्वी देशों के सीमाओं के साथ व्यापार को अनुमति। देखिए ये 20 वर्ष है क्या, मतलब इतना तो क्लियर है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है एक निश्चित समय सीमा के लिए भारत में आगमन हुआ था। 1757 में इन्होंने अपना वर्चस्व दिखाया और बंगाल के नवाबों को हराकर यहाँ पर एक वर्चस्व स्थापित किया। लेकिन 1764 में इनका जो भी अधिकार था ईस्ट इंडिया कंपनी का वो छीन लिया गया ब्रिटिश क्राउन के थ्रू। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा कि अब इनको एक आफत आ गया कि भाई अब व्यापार हम कैसे करेंगे, क्योंकि धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और कई सारे देशों ने हिस्सा ले रखा था, और जो मुनाफा होता था वो सब देशों में जाता था। सिंपल सी बात है, जब व्यापार करने वाले लोग अलग अलग देश के तो मुनाफा भी तो अलग अलग देश का होगा। लेकिन पूर्ण कंट्रोल ये था वो इंग्लैंड का था, ब्रिटिश क्राउन का था। तो अब ब्रिटिश क्राउन सोच रही थी कि क्यों ना अब ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दे और हम खुद ही भारत में व्यापार करें, ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने ना दें। क्योंकि खुद करेगा तो मुनाफा सिर्फ इंग्लैंड को होगा, लेकिन अगर ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी तो सभी देशों में मुनाफा बटेगा, क्योंकि जो जो उसके साझेदार है सबको पैसा जाएगा। तो यहां पर क्या हुआ ना कि इस एक्ट के तहत जो 1793 का चार्टर अधिनियम आया, 1793 ईस्वी में एक चार्टर अधिनियम आया, तो वही कहा गया 1793 के चार्टर अधिनियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि चलो 20 साल तुमको और देते हैं, तुम और व्यापार करो, लेकिन तुम भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकते हो, तुम चीन और पूर्वी देश की सीमाओं के साथ ही व्यापार करोगे। यानी तुम्हारा जो है वो भारत के साथ व्यापार के अधिकार को हम छीन लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है, इस नियम के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को 20 वर्षों के लिए बढ़ा तो दिया गया, परंतु भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार को छीन लिया गया और चीन एवं पूर्वी देश की सीमाओं के साथ व्यापार करने के अधिकार की अनुमति दी गई। चलो उधर करो तुम जाके चीन वाले एरिया की तरफ, भारत में घुसना नहीं है। तो ये था ईस्ट इंडिया कंपनी का एक ब्रिटिश क्राउन का ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रति सोचा समझा निर्णय कि इसको जल्दी से हटाइए और खुद सिर्फ व्यापार करिए। समझ में आ रहा है? एकदम जैसे हम लोग बोलते थे ना, गणित मानो तो मक्खन, तो यार पॉलिटी भी तो मान लो तो एक तरह से मक्खन ही बनाकर छोड़ेंगे। हम जो भी पढ़ाते हैं ना वो दिल से एकदम बारीकी से पढ़ाते हैं, नहीं वो कितनी शिद्दत वाला वो हाल सुना है ना, उस तरह से आपको एकदम शिद्दत से पढ़ाएंगे। लगभग पॉलिटी का सिलेबस बहुत बड़ा नहीं होता, ये आपको भी पता है, लेकिन फिर भी लगभग मानकर चले तो 60-70 क्लास तो आपको पॉलिटी में करना पड़ेगा, एमसीक्यूज वाले एरिया को छोड़कर कम से कम 50 से 60-70 क्लास। ठीक है, 2-3 महीने तो आपको पॉलिटी में लगेगा। वैसे हम कोशिश करेंगे 2 महीने, क्योंकि फास्ट थोड़ा क्लास लंबा खींचेंगे। 1 घंटे का क्लास, 45 मिनट का, 50 मिनट का, 1 घंटे की क्लास अगर हम खींचे ना तो हम आपको 50 लेक्चर में पॉलिटी पूरा खत्म कर देंगे। मतलब अगर आप 50 लेक्चर को अच्छे से कर लेंगे
तो आपको पॉलिटी में कोई दिक्कत नहीं होगा, बस प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहां देखिए 1793 वाला हो गया। अब आइए, दो एक्ट और आपके स्क्रीन पर है। ये एक एक्ट है 1833 का चार्टर अधिनियम। आइए इसके बारे में देखते हैं कि क्या है इसकी खासियत और क्यों इसको भारतीय संविधान में बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है। देखिएगा, कहा गया है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को पूरी तरह से, मतलब अब ईस्ट इंडिया कंपनी 1833 का जो चार्टर अधिनियम आया उसमें समझिएगा 1833 के चार्टर अधिनियम में कहा गया है कि इसके द्वारा कंपनी के व्यापार करने के अधिकार को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया। और इस एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को, अब देखिए ये खास क्यों है, 1833 का चार्टर अधिनियम, ये एग्जाम में धड़ल्ले से पूछने वाला प्रश्न है। यहां से इस टॉपिक से बहुत प्रश्न आते हैं कि भाई 1833 के चार्टर अधिनियम में क्या घटना घटी। तो माय डियर स्टूडेंट, 1833 के चार्टर अधिनियम में यह कहा गया कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार करने का अधिकार भारत के साथ समाप्त हो चुका है। और अब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत बंगाल के गवर्नर को, जी हां, बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल का, मतलब 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत अब ये पुष्टि की गई कि अब अंग्रेजों ने पूरे हिंदुस्तान को कवर कर लिया है। बात समझ रहे हैं हमारी बात? आ रहा है समझ में आपको? मतलब पहले बंगाल के गवर्नर को अंग्रेजी क्षेत्रों का गवर्नर जनरल कहा जाता था, लेकिन अब बंगाल के गवर्नर जनरल को हिंदुस्तान का यानी भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और ये कौन सा एक्ट था? 1833 का चार्टर। अच्छा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल याद है ना, अभी अभी हमने आपको पढ़ाया था, वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, यहां तक क्लियर। 1853 का चार्टर अधिनियम, ये भी पढ़ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत की गई। सिविल सेवा प्रतियोगिता का नाम सुना होगा आपने, इसी एक्ट के तहत। ठीक है, 1853 के, ये हर चीज हम आपको लेकर आएंगे। ये भी थोड़ा थोड़ा लिखवा रहे हैं ना, अभी तो बस हल्का हल्का आपको इससे रूबरू करवा रहे हैं, फिर इसके ऊपर एमसीक्यूज लेकर आएंगे 150 स्पेशल एमसीक्यूज, जिसके लिए लाइव करवाएंगे यूट्यूब पे भी और एप्लीकेशन पे भी, बहुत अच्छे ढंग से आपको पढ़ाया जाएगा। तो ये जो कहा गया है कि 1853 का चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत, ध्यान रखिएगा, 1833 एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। और 1853 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी के महत्वपूर्ण पदों के लिए प्रतियोगिता। और हाँ देखिए, यहाँ पर क्या दिक्कत हुआ ना, यहाँ पे प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत तो की गई। अब सोचिए 1853 की बात करें, अभी चल रहा है 2023। यहाँ पर क्या हुआ ना, जब अंग्रेजों को लगा कि भारतीयों का, क्योंकि भारतीय भाई पढ़ने में पहले से ही तेज थे, आपको भी पता है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद, किसी का भी नाम ले लो, एक से एक योद्धा थे। तो 18, वो तो भाई पहले की बात करें, 1853 की बात। तो 1853 में हुआ क्या ना कि इस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत तो की गई, लेकिन इसका जो लैंग्वेज रखा गया, इसकी जो भाषा रखी गई वो अंग्रेजी रखी गई। अब बताओ 2023 में बच्चों को सही ढंग से अंग्रेजी नहीं आती, 1853 में कहाँ से आएगी? तो इसमें भारतीय पिछड़ गए। क्वेश्चन का बाइलिंगुअल था ही नहीं, जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा ली जाती थी सारे अंग्रेजी में। पहले तो अंग्रेजी सीखिए, बाद में कुछ पढ़िएगा। इस कारण से भारतीय जो है वो बड़े पदों तक जा ही नहीं पाते थे। इस प्रतियोगिता परीक्षा की शुरुआत तो की गई, लेकिन भारतीय उच्च पदों तक जा ही नहीं पाते थे। और यही इनका मेन मकसद था कि भारतीय छोटे पद तक रहे, बड़े पद तक आएंगे तो फिर विद्रोह करेंगे और फिर हमारा यहाँ से तबादला हो जाएगा। तो ये था 1853 का चार्टर अधिनियम। उम्मीद है कि एक बहुत ही सूझी समझी, सोचा समझा रणनीति के तहत आप इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे हैं। मन में विचार आ रहा होगा कि चलो भाई सर के थ्रू पढ़ रहे हैं तो सर का जो बैच है वो भी ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, खैर आप 10 लेक्चर आप हमारा देखो, ऑटोमेटिकली मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही ज्वाइन कर लेंगे बैच को। बैच का नाम कौन सा है हमारा? लक्ष्य बैच। ये बस एक ही बैच है जीएस के लिए, ये हमारा एप्लीकेशन पर है, लक्ष्य बैच। ड्रीम क्लासेस के ऑफिशियल एप्लीकेशन के ऊपर है लक्ष्य बैच। किसी तरह की कोई परेशानी हो आप इस नंबर पे कॉल और व्हाट्सएप एकदम निसंदेह लगा सकते हैं कि सर बैच हमें ज्वाइन करना है। चलिए
यहां देखिएगा 1858 का चार्टर अधिनियम, आइए कहा गया इस एक्ट के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन, हालांकि छीन तो 1853 में ही लिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से जब 1857 का जो विद्रोह छिटा ना, 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, तो अंग्रेज भयभीत हो गए, ईस्ट इंडिया कंपनी एकदम थर्रा गई कि अरे भाई ये तो भारतीय विद्रोह, आपने सुना है ना 1857 की पहली लड़ाई, ठीक है, 1757 नहीं, वो तो पलासी था, 1857 की लड़ाई, ठीक है, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। तो जब अंग्रेजों को लगा कि नहीं अब ये बदने वाले नहीं है, ये भारतीय है भाई, ठीक है, तो क्या किया गया कि एक एक्ट लाया गया तुरंत, 1857 के युद्ध के बाद एक एक्ट लाया गया 1857 का। कहा गया है कि इस एक्ट के तहत भारत का शासन, पहले हालांकि ईस्ट इंडिया कंपनी ही मिलकर कर रही थी, लेकिन हालांकि देखिए छीन तो लिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी से 1833 में ही, लेकिन पूर्ण रूप से एकदम कागजी दस्तावेज के साथ छीना गया 1858 में। इस एक्ट के तहत भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीनकर पूर्ण रूप से ब्रिटिश क्राउन को आप कह सकते हैं ब्रिटिश सरकार, इसका जी ब्रिटिश सरकार के हाथों में, ठीक है। देखिए मेन रूप से ब्रिटिश सरकार तो शुरू से ही चला रही थी, ईस्ट इंडिया कंपनी बस उसको जो है ना सुचारू रूप से आगे बढ़ा रही थी, कंट्रोल तो ब्रिटिश सरकार का ही था। सन 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद ही पूरा कंट्रोल ब्रिटिश सरकार का था। वो बस ऐसे होता है ना गांव वगैरह में, जैसे जमीन जायदाद को ऐसे दिया जाता है, उसको बोलते हैं पट्टा पे, वो था हिंदुस्तान पट्टे पे था ईस्ट इंडिया कंपनी के अंदर, लेकिन चला कौन रहा था, ब्रिटिश क्राउन। लेकिन पूर्ण रूप से पट्टा वट्टा सब खत्म करके सन 1858 का एक एक्ट पारित किया गया, और इस एक्ट के तहत ब्रिटिश क्राउन ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन करने के अधिकार को छीनकर मतलब पूर्ण रूप से अपने अंतर्गत लिया है। तो ये था भाई 1858 का चार्टर अधिनियम। उम्मीद है कि ये एक क्लास आपके मन को मोह रहा होगा, लग रहा होगा कि सर अच्छा सीख रहे। जिनका इंटरेस्ट है पॉलिटी में वो हमारे लेक्चर को शुरू से लास्ट तक देखेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। जिनका इंटरेस्ट नहीं है पॉलिटी में, इंटरेस्ट नहीं है, उनको ऊपर ऊपर लग रहा होगा पता नहीं सर क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन हाँ ध्यान से देखिएगा। धैर्य पॉलिटी आपके कोर्स के अंदर हम ये पीडीएफ भी डालेंगे, एमसीक्यूज बनवा रहे हैं हम आपके लिए, बहुत जल्द आपको एमसीक्यूज मिल जाएगा, ठीक है। अब आइए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, 1909 का मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, ये क्या है, इसकी क्या खासियत है और ये इसका उद्देश्य क्या था, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। यहां देखिए बहुत ही शानदार गजब तरीके से हम इसको समझाएंगे आपको। 1909 का भारत शासन अधिनियम, याद रखिएगा 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया, और 1919 के भारत शासन अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम कहा गया। तो लैंग्वेज ध्यान से समझिएगा दोनों को। 1909 के भारत शासन अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा गया था, और यहां पर कहा भी गया है कि इस अधिनियम के तहत, जी हां, इस अधिनियम के तहत पहली बार, एकदम ध्यान से सुनिए हमारी बात, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम समुदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की। पृथक का मतलब होता है अलग रूप से, ऐसे ही मुस्लिम लोग पहले से लड़ते रहता था हमसे, नहीं कि भाई अलग चाहिए अलग। आपने नाम सुना ही होगा मोहम्मद अली जिन्ना, यही एक ऐसे व्यक्ति थे जिनके द्वारा, जिनकी जिद की वजह से हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग हुआ है। कौन? मोहम्मद अली जिन्ना। जैसे हम लोग के नोट पर गांधी जी की फोटो छपी रहती है ना, पाकिस्तान जाइए उनके नोटों पर जो है ना मोहम्मद अली जिन्ना की फोटो छपी रहती है, ठीक है। तो खैर वो तो बात की बात है, उनका अपना अपना सोच है। तो यहाँ देखिएगा 1909 का भारत शासन अधिनियम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, इस अधिनियम के तहत पहली बार मुस्लिम संप्रदाय के लिए पृथक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई, और इस अधिनियम के तहत भारत के केंद्र और विधान परिषदों में बजट पर विचार विमर्श किया। पृथक प्रतिनिधित्व का मतलब है कि अलग से मांग किया गया वोटिंग के लिए, अलग से प्रतिनिधित्व की मांग की गई, और कहा गया कि इसके तहत भारत में केंद्र और विधानसभा में, केंद्र सरकार और विधानसभा, विधान परिषद आपने सुना होगा राज्य में होता है, सीधे सीधे कहिए केंद्र और राज्य में बजट पर विचार विमर्श किया गया। अब आपको पता है ना कि हर साल बजट पेश करता है राज्य भी, अपना बजट पेश, राज्य के द्वारा भी हर साल बजट पेश किया जाता है, और केंद्र के द्वारा भी हर साल अपना अपना सब लोग बजट पेश करते हैं, और जिसमें दिखाते हैं कि भाई हमने 1 साल में, 5 साल में, जो भी है, हमने इतना कुछ किया है। हालांकि 1 साल पे होता है ये चीज।
तो ये था 1909 का भारत शासन अधिनियम, जिसको हम कहते हैं मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। हाँ, अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि एक और आएगा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। इसके बारे में देखिएगा, इस अधिनियम के तहत केंद्र में, ये हद सदनात्मक नहीं, ये है द्विसदनात्मक, ठीक है, द्विसदनात्मक, जी हाँ, कौन सा, कहा गया है कि इस अधिनियम के तहत या इस नियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई, और ये द्विसदनात्मक में पहला नाम रखा गया राज्य परिषद, ठीक है, राज्य परिषद, और दूसरा केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा। बिल्कुल ध्यान से हमारी चीजों को, हमारी बातों को समझिएगा। कहा गया है कि इस एक्ट के तहत, इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक, दो सदनों वाली पद्धति की व्यवस्था की गई, और पहला सदन रखा गया राज्य परिषद और दूसरा केंद्रीय विधानसभा। तो ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान रखिएगा, बाकी जो थोड़ा भी टॉपिक बचा होगा ना, वो हम आपको एमसीक्यूज में एकदम क्लियर कर देंगे। जब हम आपको एक टॉपिक से 50-100 ऐसे करके एमसीक्यूज लाएंगे, तो आपको एक बेहतर कॉन्सेप्ट फील होगा। समझ में आ रहा है? तो इस नियम के तहत कितने पद्धति की व्यवस्था की गई? द्विसदनात्मक पद्धति, पहला राज्य परिषद, दूसरा केंद्रीय विधानसभा। 1935 का जो है वो भारत शासन अधिनियम, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से हर बार प्रश्न पूछा जाता है, इसमें कोई दो मत नहीं, कोई दो राय नहीं है। कहा गया 1935 के भारत शासन अधिनियम में कुल 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट शामिल। प्रश्न पूछा जाता है कि बाबू बताओ 1935 का जो भारत शासन अधिनियम आया, उसमें कुल कितनी धाराएं हैं? तो सर 451 धाराएं, और कितने परिशिष्ट हैं? तो 15 परिशिष्ट, उसको भाग कहते हैं हम लोग। और कहा गया है कि 1935 के अधिनियम के प्रमुख विशेषताओं में द्विसदनात्मक व्यवस्था को अंत करके एक स्वतंत्र और संवैधानिक आधार। देखिए 1919 में द्विसदनात्मक पद्धति आई, ध्यान से सुनिएगा हमारी बात। 1919 में द्विसदनात्मक पद्धति की व्यवस्था की गई, राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा। लेकिन 1935 के भारत शासन अधिनियम में 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट आते के साथ साथ 1935 के प्रमुख विशेषता यह है कि इस द्विसदनात्मक व्यवस्था को अंत किया गया। प्रश्न आपसे पूछेगा कि 1929 के भारत शासन 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के अंतर्गत जो द्विसदनात्मक व्यवस्था की का प्रावधान रखा गया, उसको अंत कब किया गया? कहेंगे सर द्विसदनात्मक व्यवस्था का जो अंत है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत अंत किया गया, तथा इसके साथ ही साथ 451 धाराएं और 15 परिशिष्ट की व्यवस्था की गई। क्लियर है? दैट्स ऑल। एक बार देख लीजिए, यहां तक सबको आ रहा है समझ में? इंडियन पॉलिटी का ये पहला लेक्चर हम इतना बेहतर बनाना चाहते हैं ना, इतना स्पेशल बनाना चाहते हैं कि एक बार जो हमारा स्टूडेंट इस लेक्चर को देखे, बिना वीडियो को लाइक किए, बिना शेयर किए और बिना हमारे साथ जुड़े वो कहीं नहीं जाए, और हम उनको हमेशा इसी तरह के लेक्चर को प्रोवाइड करते रहे। पॉलिटी 50 लेक्चर में हम आपको खत्म कर देंगे, ये हमारा वादा है, ठीक है। 50 लेक्चर काफी है आपके लिए, 50-55, जैसा कि देख रहे हैं कि कितना बड़ा बड़ा लेक्चर हम आपके लिए बना रहे हैं, ठीक है। 50 लेक्चर इंडियन पॉलिटी समाप्त। लेकिन हाँ, एमसीक्यूज देंगे, टेंशन मत लीजिए, उसका अलग। 50 लेक्चर बोल रहे, 50 वीडियो नहीं बोल रहे, 50 लेक्चर प्लस एमसीक्यूज के ऊपर जितना बन सके, डोंट माइंड। कह रहा है 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम कहा गया है। अब समझिए कि 1947 का जो भारत स्वतंत्रता अधिनियम, आपको पता है कि भारत में हमेशा जब भारतीयों को लगा या फिर जब मुसलमानों को लगा कि हम आज़ाद होने वाले हैं ना, तो भारत और पाकिस्तान के लिए एक होड़ सा साबित हो गया। मतलब मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का कहना था कि भाई हम अलग होना चाहते हैं, हमको साथ नहीं रहना, हमारे लिए एक अलग संविधान का निर्माण करिए, एक अलग देश की स्थापना करिए। मैप को भी हम इसमें लेकर आएंगे, थोड़ा सा पॉलिटी में, हालांकि वो ज्योग्राफी में होता है, पर फिर भी थोड़ा थोड़ा हम आपके लिए लेकर आएंगे। तो कहा गया है ब्रिटिश संसद में, देखिएगा ध्यान से हमारी बात, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पेश किया गया। कौन सा? 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत स्वतंत्रता अधिनियम को कब पारित किया गया, तो कहेंगे सर 4 जुलाई 1947 को। सुनिएगा इसकी बात, ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को अधिनियम को स्वीकार, मतलब 14 दिन इसके
पेशी में लग गया और 14 दिनों के बाद इसको मतलब क्या किया गया, स्वीकार किया गया। ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को यह अधिनियम पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को इस अधिनियम को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत एवं पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाए जाए, जिनकी प्रमुख बातें भारतीय शासन अधिनियम 1935 में लिया गया था। मतलब देखो, डिस्कस तो 1946 में ही हो गया था भाई, 1940 में ही डिस्कस हो गया था। पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता थे चौधरी रहमत अली, उन्होंने 1940 में कह दिया कि हिंदुस्तान अलग और पाकिस्तान अलग, 1940 में ही बोल दिया था। आप सर्च करके देखिए गूगल में, पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता चौधरी रहमत अली ने ये बात कब कही थी, 1947, 1940 में। ठीक है, तो यहां पर तो बात तो पहले से ही थी क्लियर कि भाई जैसे ही हम आजाद होंगे, आप अलग हम अलग, हमारा रास्ता अलग आपका रास्ता अलग। अभी देखो भाई, भूखमरी कंगाली पर आया हुआ है पाकिस्तान पूरा, नहीं बौखला गया है। तो यही कहा गया है कि ब्रिटिश संसद में 4 जुलाई 1947 को पेश किया गया और 18 जुलाई 1947 को स्वीकार किया गया। इस अधिनियम के तहत 15 अगस्त 1947 को भारत पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाए गए, जिसकी प्रमुख बातें भारत शासन अधिनियम 1935 में लिया गया। मुस्लिम लीग ने इस संविधान सभा का बहिष्कार किया और पाकिस्तान के लिए अलग संविधान की, मतलब कहना था कि एक ही जैसे ऐसे कर दिया गया ना। देखिए, पहले भारतीयों का क्या कहना था, भारतीयों का कहना था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान नामक 2 अधिराज्य बनाइए, लेकिन कंट्रोल एक ही जगह से हो, संविधान एक हो, अधिराज्य 2 हो। सुनिए हमारी बात, पहले क्या हम लोगों ने प्रस्ताव रखा, हम लोगों ने क्या 1947 में स्वीकार किया गया, यहाँ पर मुस्लिम ये 15 अगस्त 1947 के अनुसार हमने क्या डिसाइड किया कि ऐसा करते हैं ना कि अधिराज्य 2 रहेंगे, मतलब 2 देश रहेगा, संविधान एक ही देश से कंट्रोल होगा। मुस्लिम संप्रदाय वाले भड़क गए, बोला ना हमारा अलग आपका अलग, हम कैसू बनाए आप कैसू बनाए। लास्ट में बर्दाश्त नहीं हुआ, फिर बोला गया चलिए ठीक है। हालांकि इसके ऊपर लंबा डिस्कस हम अभी करेंगे। फिलहाल देखिए, मुस्लिम लीग, आपको पता है मुस्लिम लीग ने इसका बहिष्कार कर दिया और पाकिस्तान के अलग संविधान की मांग। ठीक है, जब हिंदुस्तान, ठीक है, जब हिंदुस्तान, ठीक है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान, कहिएगा सर बड़ा छोटा लिख रहे हैं, इसी लायक है ही, ठीक है, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान 2 अलग अलग अधिराज्य बने, तो कुछ ऐसे छोटे छोटे देशी रियासत थे जो बीच मझदाड़ में फंस गए कि किधर जाए, हिंदुस्तान की पाकिस्तान। तो लगभग में 98 to 99% देशी रियासतों ने, देशी रियासत में तो राजा रजवाड़ा लोग बोले नहीं हम तो हिंदुस्तान के ही साथ रहेंगे। लेकिन 3 ऐसा देशी रियासत था, हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर। ये तीनों जो था, ये बकलोलवा, इसको जाने का मन था पाकिस्तान की तरफ, या फिर कुछ कुछ कि नहीं हम पाकिस्तान, लेकिन तीनों को जबरदस्ती पकड़ के कि नहीं तुमको हिंदुस्तान है में रहना है, इसको जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत इसको जो है भारत में शामिल है। किसी को भाषा के आधार पर, किसी को पुलिस कार्रवाई करके, किसी को बलपूर्वक, लेकिन तीनों को रखा गया। अब इस पर डिस्कस होगा कि किसको किस हिसाब से, जैसे हैदराबाद को कैसे लाया गया, जूनागढ़ को कैसे जोड़ा गया, जम्मू कश्मीर को कैसे जोड़ा गया। तो ये सारी बातें, जम्मू कश्मीर को जोड़ा गया कि वहां के राजा जो थे वो हिंदू थे और प्रजा मुस्लिम थी, ठीक है ना, पकड़ के लाया गया इधर, नहीं काहे रहोगे तुम भाई, ठीक है, जबरदस्ती जिसको बोलते हैं। तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का 1947 में बंटवारा हो गया, इस दैट्स ऑल। अब हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक लाइन और, आप लोग अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, ये लेक्चर कैसा लगा, हम बिल्कुल इसके लिए आभारी रहेंगे कि आप लोग हमारा फीडबैक देंगे। यहाँ पर देखिए, एक लास्ट पॉइंट जो कहा गया है वो ये कहा गया है कि 13 दिसंबर, हाँ देखिए यहाँ पर कहा गया था कि हैदराबाद एकमात्र ऐसी देशी रियासत रही जिसके सदस्य संविधान सभा की पहली बैठक में शामिल हैं। जब संविधान सभा की बैठक के बारे में डिस्कस करेंगे ना, तो पूरा डिस्कस होगा, एकदम संपूर्ण निचोड़। फिलहाल इस लाइन को अभी इग्नोर करके चलिए कि फिर यहाँ देखिए कि 13 दिसंबर 1947 को संविधान सभा की तीसरी बैठक हुई, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव को पारित किया, जिसको 22 जनवरी 1947 को मंजूरी दिया गया। समझिए इस चीज को, ये 2 लाइन ये पिछले वाले टॉपिक से जुड़ा हुआ है, संविधान सभा की बैठक के बारे में। तो जब संविधान सभा की बैठक का चर्चा करेंगे ना, तो ये 2 लाइन ऑटोमेटिकली क्लियर होगा। तो ये हमारा पहला लेक्चर था इंडियन पॉलिटी के ऊपर। अपना फीडबैक अपना जरूर से जरूर आप लोग बताइएगा कि ये वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना अनिवार्य है, लाइक करना और शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर मोटिवेशन, देखिए जरूरी नहीं कि हमसे ही आपको मोटिवेशन मिले, हमें भी आपसे मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा
मैथ बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, ऐसा बच्चों का कहना है, हमारा नहीं कहना है। एक ये पहला लेक्चर था हमारा जीएस का, हम जानना चाहते हैं कि हम जीएस कैसा पढ़ाते हैं। ओके, बाय बाय, मिलते हैं सेकंड लेक्चर में।